Hello students, welcome back to my next video lecture. In this video lecture we are going to discuss next atomic property, that is electron gain enthalpy. Okay, what is electron gain enthalpy? The energy change when, यहाँ पे energy change आप word add कर लो, energy change occur when an electron is added to the neutral gases atom to convert it into a negative ion. ओके क्या एनर्जी चेंज अक्कर हो रहा है, क्योंकि इस कई बार इलेक्ट्रॉन जब हम डालते हैं किसी न्यूट्रल गैसेज एटम में, उस टाइम एनर्जी रिलीज भी हो सकती है, एनर्जी देनी भी पड़ सकती है. ओके क्लियर. सो डिपेंडिंग अपॉन कि कितना एनर्जी चेंज हुआ है ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द न्यूट्रल गैसेज एटम to convert it into a negative ion is called as the electron gain enthalpy. Okay, clear. It can be positive if energy is needed to add electron to the neutral gases atom, and it can be negative if energy is released during addition of electron to the neutral gases atom. Okay, clear. और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के केस में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये सबसे पहले वाली वीडियो में जब हम एटॉमिक ट्रेंड्स डिस्कस कर रहे थे, सबसे पहले वाली वीडियो, तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है दैट शुड बी, उसके लिए जो साइन है वो उल्टे हो जाते हैं. मतलब जब एनर्जी रिक्वायर होती है तब हम एनर्जी को एक्सप्रेस करते हैं नेगेटिव में, और जब एनर्जी इवॉल्व होती है तब हम एक्सप्रेस करते हैं पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के केस में. ओके, मीनिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का भी यही है कि एनर्जी चेंज अकर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द न्यूट्रल गैसेज एटम to convert it into a negative ion. Okay, easier to add electron to the smaller atom. ठीक है, जितना छोटा एटम होगा इट मीन्स उसका जो न्यूक्लियस होगा, ये वाला जितना छोटा एटम होगा उसका जो न्यूक्लियस है वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे, जिसको जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपने ऐड करवाना है उस पर ज़्यादा पुल लगा पाएगा. ठीक है, जितना ज़्यादा पुल लगा पाएगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे उतना ही इलेक्ट्रॉन ऐड करना ईजी, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड करना इजी होगा उस टाइम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव आएगी, मतलब एनर्जी तब रिलीज होगी. ठीक है, क्लियर. क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने से भी तो स्टेबिलिटी आती है ना, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेनर अच्छे क्यों होते हैं, क्योंकि आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है, वो स्टेबल नोबल गैस जैसी बन जानी है. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे सी एल नेगेटिव आयन की कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, आर्गन जैसी. क्लियर. तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाने से उनको फ़ायदा ही होता है ना, इसलिए क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस टाइम एनर्जी रिलीज होती है, नेगेटिव होती है. ओके, क्लियर. जैसे अगर मान लो, अगर हम बात करें सिलिकॉन की, सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन नहीं मांगता, अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, इसको ऐसा ही नेगेटिव बना दो, तो इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन डालना है वो आपको फोर्सफुली डालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी. इट मीन्स इसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ जाएगी. ओके, क्लियर. एनर्जी इज नीडेड इन केस ऑफ सिलिकॉन. सो जैसे अगर आप देखो इसमें भी आप कई तरह की इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पीज होती हैं. जैसे एक्स में आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डाला, उसको एक्स नेगेटिव बनाया, इस टाइम जो एनर्जी चेंज आएगा उसको बोलेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, डेल्टा एच ई जी वन. ठीक है, और जब एक्स नेगेटिव बन गया उसने एक और इलेक्ट्रॉन गेन किया, तब उसको एक्स टू नेगेटिव बनाया, उस टाइम जो एंथैल्पी चेंज आएगा उसको बोलेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एंड सो ऑन. ओके, जो ऑक्सीजन के केस में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, जब वो एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसमें आप उसको ओ नेगेटिव बनाते हो, वो तो नेगेटिव होती है, उस टाइम एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, बट जब उसमें सेकेंड इलेक्ट्रॉन डालते हो और उसको O2 नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हो, उस टाइम आपको एनर्जी देनी पड़ती है. सेकेंड जो होती है वो आपको हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगी सभी एटम्स के केस में. ठीक है, क्यों, क्योंकि जब चीज़, जैसे ऑक्सीजन पहले न्यूट्रल था, न्यूट्रल को नेगेटिव बनाना ईजी है, उसमें इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो आप. ठीक है, ये न्यूट्रल है. ओके, बट अगर मान लो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया ओवरऑल, तो यू नो दैट नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, जब इसको जब अगला इलेक्ट्रॉन डालने लगे ओ नेगेटिव में अगला इलेक्ट्रॉन डालोगे, ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव रिपेल होता है, क्योंकि सिमिलर रिपेल. तो इसलिए क्या होता है, इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको एनर्जी हमेशा सप्लाई थोड़ी बहुत करनी ही पड़ेगी. तो इसलिए आप देखोगे सेकेंड इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू जो होती है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, ऑलवेज पॉजिटिव. ओके, क्लियर. अब जनरल ट्रेंड देखना पड़ेगा. जनरल ट्रेंड में हम बात करेंगे नेगेटिव वैल्यू की, कि जिनके लिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी नेगेटिव आती है उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे. नेगेटिव आने का मतलब क्या है, कि एनर्जी रिलीज होगी. ठीक है, क्लियर. मतलब हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की बात नहीं कर रहे, हालांकि कुछ के लिए पॉजिटिव भी होती है जैसे मैंने बोला. ओके,
बट हम जनरल ट्रेंड में ये कंसिडर करेंगे कि हम नेगेटिव वाली इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की बात कर रहे हैं कि किन के लिए नेगेटिव होगी और किसके लिए ज़्यादा नेगेटिव होगी। ज़्यादा नेगेटिव किसके लिए होगी? जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही होगी। ओके, क्लियर। तो अलॉन्ग द पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं इन अ पीरियड, फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ओके, जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं इन अ पीरियड, अलॉन्ग द पीरियड, तो क्या होता है, इसकी वैल्यू इंक्रीज़ करती है नेगेटिव में। नेगेटिव में इंक्रीज़ करने का मतलब कि एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ होती है। ऐसा क्यों होता है? जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है? हैलोजन्स। हैलोजन को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेंगे तभी उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो नोबल गैस जैसी बननी है। क्लियर। तो इनके लिए ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, सल्फ़र के लिए कम होगी, फॉस्फोरस के लिए उसके उससे कम होगी, लाइक दिस। और जब टॉप टू बॉटम जाते हैं इन अ ग्रुप, तो हम जब टॉप टू बॉटम जाते हैं इन अ ग्रुप, ठीक है, अलॉन्ग दी पीरियड का आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब हम पीरियड में ऐसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ डिक्रीज़ होता है, और साइज़ डिक्रीज़ होने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना ईजी होता है, जिससे क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा आएगी। ठीक है। अब टॉप टू डाउन, जब हम टॉप टू बॉटम की बात कर रहे हैं इन अ ग्रुप, फॉर एग्जांपल आप अगर बात कर लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ग्रुप 17 की, तो जैसे जैसे नीचे को आ रहे हो वैसे वैसे साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। साइज़ इंक्रीज़ होने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल होगा, तो उससे क्या होता है, उससे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा, जब आयोडीन इलेक्ट्रॉन गेन करके आई नेगेटिव बनेगा, और जब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके एफ नेगेटिव बनेगा, इन दोनों में से किसके लिए एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी? फ्लोरीन के लिए, क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ छोटा है एज़ कम्पेरिजन टू आयोडीन। ठीक है। तो इसके लिए लेस नेगेटिव होगी, लेस नेगेटिव, और इसके लिए इट विल बी मोर नेगेटिव। इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, इसमें एनर्जी कम रिलीज़ होगी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, बट एक्सेप्शंस आपको देखने को मिलेंगी, इस ट्रेंड के अलावा भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेंगी। जैसे हम बोलते हैं कि टॉप टू बॉटम आने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज़ करनी चाहिए नेगेटिव में, बट ऑक्सीजन के लिए जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू तो -141 है। सल्फर के लिए ज़्यादा है। इट मीन सल्फर जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है और एस नेगेटिव बनता है तो जब ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेरिजन टू ऑक्सीजन के। ठीक है, बट हाउ, ये कैसे हो सकता है? ठीक, देखो इसको ऐसे समझो कि ऑक्सीजन का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है और उसमें जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं ना, उसमें जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है साइज़ चाहे छोटा है उसका, इतना ज़्यादा छोटा है उसका साइज़ कि जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन है इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज़्यादा रिपल्शन डालते हैं। और रिपल्शन डालने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल हो रहा है, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करना मुश्किल हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी रिलीज़ कम होगी। तो ऑक्सीजन के लिए इसलिए एनर्जी कम होती है रिलीज़। सेम रीज़न है फ्लोरीन के लिए। फ्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी जो फर्स्ट वाली होती है, उसमें जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करना है आपने ये वाला, ठीक है, इसकी वैल्यू नेगेटिव, कम नेगेटिव होती है एज़ कम्पेरिजन टू क्लोरीन। नेगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज होना। इट मीन्स फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, हमें लॉजिकली लगता है कि फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली लूज गेन करता होगा और एफ नेगेटिव बनता होगा, तो इसलिए जो इसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आनी चाहिए वो सबसे ग्रेटेस्ट आनी चाहिए इस पर्टिकुलर ग्रुप में। ओके, बट फ्लोरीन की वैल्यू इससे कम होती है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन का साइज़ इतना छोटा है कि उसके जो एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को आना मुश्किल कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी जो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी है जो उसमें रिलीज़ होनी थी, एनर्जी रिलीज़ होनी थी, वो कम रिलीज़ होगी। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना थोड़ा मुश्किल हो गया एज़ कंपेरिजन टू क्लोरीन, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव कम हो गई। ओके, क्लियर। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील्स सिग्निफिकेंट रिपल्शन फ्रॉम अदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है किसके केस में? इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। दिस इज़ द रीज़न। ओके, अदरवाइज डाउन द ग्रुप जनरल ट्रेंड यही है, साइज़ बढ़ने पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन करना मुश्किल हो जाएगा, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होनी शुरू हो जाती है। ओके, बट यहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिलेगी आपको। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फ़र्क है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अपने डेफिनेशन क्या बोली, energy change occur when an electron is added to the neutral gases atom to convert it into a negative ion. Okay,
बट इसके केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है, ए अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, बी अपना एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है और दोनों उन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करवाते हैं, ठीक है, ऐसे ये शेयरिंग हो रही है, क्लियर। बट अगर ए की ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी हुई तो ये वाले जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ए की तरफ ज़्यादा होंगे, बी से थोड़ा दूर चले जाएंगे। तो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाने की एबिलिटी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ability of an atom to in a chemical compound to attract shared pair of electron toward itself is called as the electronegativity. ओके और एक्चुअल में इट इज़ नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी, ये मेजरेबल क्वांटिटी नहीं है, ये टेंडेंसी है कि दोनों में से कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है। ए और बी जो है, जैसे कभी भी स्ट्रेंथ जो है वो किसी रेफरेंस में ही लोगे ना आप। जैसे अब ए और बी में हम कहते हैं कि मान लो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इट मीन्स शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ए की तरफ होगा। बट अगर ए और सी में मान लो सी की ज़्यादा हुई तो सी की तरफ हो जाएगा ना। तो इसलिए ये एक्चुअल में मेजरेबल क्वांटिटी है ही नहीं, आप इसकी कोई फिक्स वैल्यू दे नहीं सकते कि ए की वैल्यू इतनी है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इतनी है, बी की इतनी है, क्योंकि ये मेजरेबल नहीं है, क्योंकि ये हमेशा सेकंड के रिस्पेक्ट में बोली जाएगी कि ए विद रेफरेंस टू बी बोल रहे हो कि ए विद रेफरेंस टू सी बोल रहे हो। अगर ए को विद रेफरेंस टू बी बोल रहे हो इट मीन्स ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज़्यादा है, बट ए को विद रेफरेंस टू सी बोल रहे हो तो इट मीन्स ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सी से कम है। तो एक्चुअल में इट इज़ नॉट अ मेजरेबल क्वांटिटी। बट फिर भी लाइनस पॉलिंग ने क्या किया, लाइनस पॉलिंग ने एक स्केल दी थी जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। और वो स्केल के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ क्या क्या हैं, हालांकि ये फिक्स नहीं है, ये वेरी होती रहती हैं थोड़ी बहुत। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, वो 2.5 थोड़ी प्लस भी हो सकती है, थोड़ी सी नेगेटिव भी हो सकती है। हो सकता है कि कार्बन जब फॉस्फोरस से बॉन्ड बनाता हो उस टाइम वो अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.6 शो करता हो, और हो सकता है जब कार्बन अपना बॉन्ड ऑक्सीजन से बनाता हो उस टाइम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.4 शो होती है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन किससे बॉन्ड बना रहा है तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे ये वैल्यूज़ हो जाती हैं। बट हाँ, एक वैसे कंपैरिजन के लिए और दिमाग में रखने के लिए कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ज़्यादा होंगे, ऐसी ये चीज़ें दिमाग में रखने के लिए लाइनस पॉलिंग ने क्या किया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेबल दे दिया, ठीक है। इस टेबल में आप देखोगे कि जो हैलोजन्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है, क्योंकि आपको पता है हैलोजन इलेक्ट्रॉन गेनर होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। क्यों चाहिए होते हैं, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। क्लोरीन की कितनी है कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2p5, और एफ नेगेटिव की क्या होगी 1s2 2s2 2p6। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, नियॉन जैसी, ओके, इसलिए क्लियर। और जैसे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, उससे कम कौन है, ऑक्सीजन, ठीक, उससे कम कौन है, नाइट्रोजन और क्लोरीन, इन दोनों की वैल्यू 3.0 है। बाकी इलेक्ट्रोनेगेटिव की वैल्यू फिक्स नहीं होती, ओके, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन किसके साथ जुड़ा है, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट टू विच इट इज़ बाउंड, ओके। वैसे जनरल ट्रेंड क्या है, अलॉन्ग द पीरियड जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आप मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जा रहे हो, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेनर होते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूजर होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बहुत कम होगी, क्योंकि ये तो खुद ही लूज़ करना चाहते हैं, तो ये अट्रैक्ट करना चाहते ही नहीं है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चाहे शेयर्ड पेयर हो चाहे वैसे अपना इलेक्ट्रॉन हो, ये अपना इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट नहीं करना चाहते, ये उसको भी लूज़ करना चाहते हैं, ओके। तो इसलिए जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपके पास आपको क्या देखने को मिलेगा, यू विल ऑब्जर्व देयर विल बी इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एंड जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो साइज़ इंक्रीज़ करेगा, जैसे यहाँ पे देख लो, चाहे साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो तब भी क्या होता है, मतलब ट्रेंड में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले फैक्टर्स ही इसमें इंक्लूड कर दो। जब आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो क्या होगा, यू विल ऑब्जर्व डिक्रीज इन दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिकॉज साइज इज इंक्रीजिंग, ओके। वैसे कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, सबसे पहला है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ये अभी हम फैक्टर नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम चैप्टर जब 4 करेंगे, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग वाला, ओके, उसमें आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे, उसके बाद पढ़ेंगे ये वाला फैक्टर। बट अभी के लिए इतना जान लो कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp हो, कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेरिजन टू sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। कार्बन की 3 हाइब्रिडाइजेशन होती हैं, एक sp, एक sp2, एक sp3, ठीक है। तो कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कंपेरिजन टू sp3 के,
ओके। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट, इस पे भी डिपेंडेंस होती है। जैसे कार्बन दो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, +4 +2। ओके, तो ऑब्वियस है जब वो कैटायनिक ज़्यादा है, +4 ज़्यादा है, तो उस टाइम उसके उसमें इलेक्ट्रॉन की भूख ज़्यादा होगी, तो इस स्टेट में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी एज कंपेरिजन टू +2 स्टेट में। ओके, क्लियर। उसके बाद थर्ड, नेचर ऑफ सब्सटीट्यूएंट अटैच्ड टू दी एटम। ठीक, उसके साथ कौन सा सब्सटीट्यूएंट अटैच हो चुका है। फॉर एग्जांपल, इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं, एक एग्जांपल से क्लियर करता हूँ इसको मैं आपको। वेट, लेट मी, जैसे एक है आपके पास CH3Na और एक है CF3Na। अब यहाँ पे इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला। ओके, है दोनों कार्बन ही है ना। क्यों, कैसे पता लगा। कार्बन 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है और उसके बाद चौथी साइड से जुड़ा है सोडियम से। ठीक है, और ये वाला कार्बन 3 फ्लोरीन से जुड़ा है और एक साइड से यहाँ से जुड़ा है सोडियम से, ये सोडियम मान लो। ठीक है, क्लियर। मान लो हम इस बॉन्ड को एनालाइज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम इस बॉन्ड को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन जो होते हैं वो बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इनफैक्ट वो कार्बन से भी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो कार्बन जो है इनसे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ। क्लियर, तो उससे क्या हुआ, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि अगर एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाए ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो उससे क्या होता है, कार्बन की इलेक्ट्रॉन, उस पर्टिकुलर एटम की इलेक्ट्रॉन के लिए भूख खत्म हो जाती है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई। ठीक है, क्लियर। जितने 2.5 से थोड़ी कम शो कर गया, तो इट मीन्स जब ये इस बॉन्ड के लिए ये जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा, 2.5 से कम शो करेगा जो उसकी एक्चुअल में वैल्यू है। ठीक है, क्लियर। सोडियम की मान लो 0.9 है। ओके, इस बॉन्ड में क्या है, इसमें देखो सेकंड वाले कंपाउंड में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं कार्बन से, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो कार्बन को डेफिशिएंट कर देंगे, कार्बन को और भूखा कर देंगे, तो वो सारा गुस्सा सोडियम पे निकालेगा, सोडियम से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ। ठीक है, तो इस कंपाउंड में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 से थोड़ी प्लस ही शो हुई। ठीक है, तो सराउंडिंग में क्या लगा है उसका भी इफेक्ट आता है कि आपके पास उस पर्टिकुलर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी कि लो होगी। ओके, क्लियर। तो नेचर ऑफ सब्सटीट्यूएंट टू विच द एटम इज अटैच्ड, इट आल्सो इफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, नाउ एक आपके लिए होमवर्क है, दैट इज यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपने बताना है। ओके, टेबुलर फॉर्म में आपने डिफरेंस करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर, नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब केमिकल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जो पीछे हमने पढ़ी 5 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ वो फिजिकल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ थी, उनका हमने ट्रेंड देखा। अब हम केमिकल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड देखेंगे। जैसे फर्स्ट है पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी वैलेंसी थोड़ी ना चेंज होती है अगर हम बात करें अलॉन्ग दी ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले चलो ऑक्सीडेशन स्टेट पहले ये पढ़ ही लेते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह है क्या। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट in a particular compound can be defined as the charge required by its atom on the basis of electronegative consideration from other atoms in the molecule। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में और कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या फ़र्क है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है उसकी +4 स्टेट है और कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कार्बन है उसकी +2 स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट हालांकि डिटेल में निकालना हम आगे सीखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में, आपको एक चैप्टर है रिडॉक्स सेक्शन, बट इसमें +4 कैसे है और इसमें +2 कैसे है ये मैं अभी बताता हूँ। कार्बन 2 ऑक्सीजन से जुड़ा होता है ऐसे इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन मोनोऑक्साइड में इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, क्लियर। तो कार्बन जो है इसमें ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ, तो हम मानेंगे कार्बन के ऊपर +2 चार्ज आ गया, और इसमें 2 ये ले गया 2 ये ले गया, इसके ऊपर +4 चार्ज आ गया। इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, जो कंपाउंड के विद इन आती है किसी एटम के ऊपर, जो चार्ज आता है किसी एटम के ऊपर विद इन द कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बन मोनोऑक्साइड में +2 है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन +4 स्टेट में है। ठीक है, और अलॉन्ग दी ग्रुप जैसे सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, जैसे हम ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं, ये सारे +1 ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। क्लियर, और इनकी वैलेंसी भी सेम होती है, जैसे इसमें भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एक इसमें भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो वैलेंसी
या वैलेंस इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर अलॉन्ग दी ग्रुप बात करें तो सेम ही होती है, ठीक है। और अलॉन्ग दी पीरियड बात करें तो वो चेंज होती जाएगी। कैसे चेंज होती जाएगी? जैसे सोडियम, ठीक है, उसके बाद आपके पास मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन एंड अल्टीमेटली यहाँ पे क्लोरीन आएगा। सोडियम कौन से ऑक्सीजन स्टेट शो करता है? +1, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। मैग्नीशियम कौन सी शो करता है? +2। एल्यूमिनियम कौन सी शो करता है जनरली? +3, हालांकि ये -5 भी करता है। क्लियर? अभी उसकी डिटेलिंग में नहीं जाना। सिलिकॉन +4, हालांकि ये -4 भी करता है। और अल्टीमेटली क्लोरीन कौन से ऑक्सीजन स्टेट शो करता है? -1। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, ठीक है। HCl में क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है, हाइड्रोजन के ऊपर +1, क्योंकि क्लोरीन H का इलेक्ट्रॉन ले ही जाता है पूरी तरह से। तो इट मीन्स दिस इज कॉल्ड एज द ऑक्सीडेशन स्टेट। और अलॉन्ग द पीरियड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगी। जो हेलोजन होते हैं वो मेजरली नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और जो एल्कली मेटल्स होते हैं वो मेजरली पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। क्लोरीन -1 ही नहीं, +7 भी शो करता है, +5 भी शो करता है। क्लियर? बट वो कब शो करता है वो बात की बात है, ठीक है। बट मेजर उसकी जो ऑक्सीजन स्टेट है, जो मेजर ऑफ द कंपाउंड्स में शो करता है वो नेगेटिव मान नहीं है, -1, ठीक है। तो ये ट्रेंड हो गया वैलेंसी या ऑक्सीडेशन स्टेट का। उसके बाद है केमिकल रिएक्टिविटी का ट्रेंड। मेटल्स और नॉन मेटल्स के केस में ट्रेंड डिफरेंट होगा। मेटल के केस में अगर हम बात करें, सबसे पहले अलॉन्ग द पीरियड तो उसका कोई ट्रेंड होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पीरियड में यहाँ स्टार्टिंग होती है मेटल से और यहाँ पे एंडिंग होती है नॉन मेटल से। ओके, क्लियर? तो इस बात को समझो, नॉन मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिएक्ट करते हैं जब रिएक्ट करते हैं, मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्ट करते हैं। क्लियर? तो ये चीज़ इलेक्ट्रॉन लूज करना पसंद करती है, ये गेन करना पसंद करती है, तो इन दोनों का कंपैरिजन किया जा ही नहीं सकता। तो अलॉन्ग द पीरियड तो छोड़ ही दो। और अलॉन्ग द ग्रुप मेटल्स का और नॉन मेटल्स का आपस में ट्रेंड क्या है वो मैच किया जा सकता है, वो कंपेयर किया जा सकता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे इन दी ग्रुप, ये मेटल्स हैं, ओके। तो मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन लूज करना होता है रिएक्टिविटी के दौरान, रिएक्शन के दौरान। तो टॉप टू बॉटम में साइज इंक्रीज कर रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर रही है, इलेक्ट्रॉन लूज करना ईजी हो रहा है, ठीक है। क्लियर? क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी में वही है ना, एनर्जी दे के इलेक्ट्रॉन निकालना। तो इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे ईजी किस में है? फ्रांसियम में। जब आप टॉप टू बॉटम आओगे इन दी ग्रुप, टॉप टू बॉटम, तो आप क्या देखोगे? यू विल ऑब्जर्व इलेक्ट्रॉन लूज करना ईजी हो रहा है, इट मीन्स रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो मेटल के केस में जब आप टॉप टू बॉटम आते हैं इन दी ग्रुप, तो क्या होता है? यू विल ऑब्जर्व रिएक्टिविटी इज गोइंग टू इंक्रीज। तो इसमें क्या होगा? टॉप टू बॉटम इन ग्रुप इट इंक्रीजेज, ठीक है। और नॉन मेटल्स के लिए उल्टा, डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीजेज? क्योंकि देखो नॉन मेटल्स ने कैसे रिएक्ट करना है, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करना है इलेक्ट्रॉन गेन करके। इलेक्ट्रॉन गेन करना सबसे इजी किस में है? फ्लोरीन में। अभी जनरल ट्रेंड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, फ्लोरीन में, ठीक है। तो इट मीन्स रिएक्टिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज करेगी। क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करना फ्लोरीन के केस में सबसे ईजी है, तो इसलिए नॉन मेटल्स में जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज करती है। लास्ट आ गया नेचर ऑफ ऑक्साइड। इसमें भी कोई कंपैरिजन नहीं बनता, बट आपको थोड़ा बहुत इसका पता होना चाहिए। जैसे मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक ऑक्साइड्स, वो बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक ऑक्साइड का मतलब क्या है कि जब भी मेटल के ऑक्साइड्स को, ऑक्साइड क्या होते हैं बेसिकली, जब भी कोई मेटल, जैसे मान लो मेटल है चाहे नॉन मेटल, जब मान लो कोई एलिमेंट ए है, जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करके वो अपना जो कंपाउंड बनाएगा उसको बोलते हैं ऑक्साइड। ओके, जैसे मान लो मेटल ए है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 शो करता है ऑक्सीजन, मेटल ए है, इसकी वैलेंसी 1 है, तो आपके पास मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? A2O। अगर इसकी वैलेंसी भी 2 होती तो फॉर्मूला क्या बनता है? AO। ओके, मेटल के ऑक्साइड का। तो जो मेटल ऑक्साइड है, मेटल्स के ऑक्साइड हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं। बेसिक ऑक्साइड का होने का मतलब क्या है कि मेटल के ऑक्साइड्स को जब भी आप वाटर में डिजॉल्व करोगे दे आर गोइंग टू फॉर्म बेस, ओके। और जो नॉन मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं दे आर एसिडिक ऑक्साइड्स, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। मतलब जब भी आप किसी नॉन मेटल के ऑक्साइड को वाटर में डिजॉल्व करोगे दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस एसिड्स, जैसे यहाँ पे ये एसिड बना। और इस एसिड में क्लोरीन की ऑक्सीजन स्टेट +7 है, ठीक है। वो वैसे मैं बता रहा था कि क्लोरीन की जो है वो +7 भी हो सकती है ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, उसकी बात।
ठीक है, बट ये नहीं है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक ही होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो न्यूट्रल भी होते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो न्यूट्रल ऑक्साइड है। ओके, बट मेजरली मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं और नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मेजरली, नॉट ऑलवेज। ओके, जैसे न्यूट्रल का एग्जांपल कौन सा होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एसिडिक होता है। ओके, क्लियर। तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप वाटर में डिजॉल्व करते हो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। और एम्फोटेरिक भी होते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, हालांकि है ये मेटल का ऑक्साइड है बट ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ एम्फोटेरिक, कि एसिड जब इसके सामने आएगा उसके प्रेजेंस में ये एज अ बेस एक्ट करेगा, एक्ट लाइक बेस। अगर इसके सामने बेस आएगा उसके सामने ये एज अ एसिड एक्ट करेगा, मतलब मेरे मुंह पे मेरी, तेरे मुंह पे तेरी। ओके, क्लियर। एम्फोटेरिक उनको बोलते हैं। और न्यूट्रल का मतलब होता है जो हैं वही हैं, किसी को देख के वो अपना नेचर चेंज नहीं करेंगे। ओके, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक में यही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक, बट एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे ये एम्फोटेरिक, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, होना इसको बेसिक चाहिए था। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं दे आर एसिडिक मोस्टली, बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं, जैसे सिलिकॉन का ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक होता है। ओके, क्लियर। नहीं नहीं, सिलिकॉन का ऑक्साइड एसिडिक होता है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे आपके पास एग्जांपल हैं जो एसिडिक नहीं होंगे नॉन मेटल्स के ऑक्साइड। ओके, क्लियर। So that's it, and in the next video we are going to discuss diagonal relationship, okay, and exceptions in the general trend। जनरल ट्रेंड में एक्सेप्शंस कहाँ कहाँ देखने को मिलती हैं ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।